नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत में इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाने के बाद जिस तरह की बातें चल रही हैं वो ये कि भारत ने किसी दबाव में आकर के अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है। अमेरिका के साथ पिछले 1.5 साल से चली आ रही बातचीत में ये अचानक प्रेशर वाली बात का बाहर आना और इस प्रेशर में ये बात पता चलना कि मोदी जी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, ये आरोप लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा संसद के बाहर लगाना, ये सारी बातें दर्शाती हैं कि भारतीय इस बात को जानने के हकदार हैं कि असल मायने में इस पूरी कहानी के पीछे क्या था। एक ब्लूमबर्ग नाम का न्यूज़ चैनल है, उसने और काफ़ी बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की और उसने का दावा किया है कि इस पूरी ट्रेड डील के पीछे अजीत डोभाल जी का भी हाथ था। तो आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं कि भारत और यूएस की ट्रेड डील के पीछे असल में था कौन। डोभाल साहब थे कि एप्स्टाइन था जो मर गया, या एप्स्टाइन की आत्मा, या ट्रंप की बार्गेनिंग पावर, और क्या वाकई में भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये सारी बातें आज के सेशन में जिक्र होंगी, क्योंकि फिलहाल सुर्खियों में या तो डोभाल साहब का नाम चल रहा है या एप्स्टाइन जो कि मर चुका है लेकिन उसकी बातें जो राज की तरह दफन है, कई हजार कागजों में, कई सारी तस्वीरों में, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम होना, जिसका दावा किया जा रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। और ब्लैकमेल होने के बाद में, एक तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब आसान भाषा में कि सामने वाला उनको दबा दिया कह करके कि या तो मान जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम इस तरह की चीजें बाहर निकाल कर ले आएंगे। फिलहाल के लिए इन सारी बातों का विस्तार से विश्लेषण प्रयास प्रयास करेंगे, जानेंगे कि ये उन दिनों की बात है जब से लेकर अब तक की ये कल की बात है। इन सारी बातों का विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं इन भाई साहब ने क्या कुछ बदल दिया है भारत की राजनीति में। अक्सर भारत की राजनीति पर लोग जो फोकस करते हैं, अक्सर उनका कहना मुझसे सवाल के रूप में यही होता है कि आप जियोपॉलिटिक्स की इतनी चर्चा क्यों करते हैं। मैं उनसे सवाल यही कर रहा होता हूं कि भले ही इन महानुभाव ने कह दिया हो कि मैं ग्लोबलाइजेशन में बिलीव नहीं रखता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब दुनिया में जो हो रहा है उसका असर हमारे देश पर सीधा पड़ता है। अगर आप अमेरिका के बारे में जानकारी ना रखें तो हमारे राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं संसद में, इसका कोई मतलब ही आपको ना पता चले। आज आप लोग एप्स्टाइन फाइल के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं कि अमेरिका में ट्रंप किस तरह से दुनिया के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है, तो अब भारत की राजनीति में क्या हो रहा है ये समझ पा रहे हैं। बस यही प्रयास हमारा जियो पॉलिटिक्स से भारतीय पॉलिटिक्स को समझने का होता है। फिलहाल के लिए ट्रंप से संबंधित बात करते हैं उस समय की, जिस समय ट्रेड डील के नाम पर कुछ था ही नहीं, टैरिफ जैसी चीजें हुआ नहीं करती थी। थोड़ा इतिहास खंगालते हुए लेकर आते हैं ताकि आपको पूरी पटकथा एकदम पता चली ऐसा है या पूरी बहुत दिनों से बनती आ रही थी, ये सारी बातें हैं। देखिए, एक समय की बात है जब भारत यूएस अच्छे ट्रेड पार्टनर्स हुआ करते थे। अमेरिका भारत का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर हुआ करता था। भारत जब अमेरिका को सामान बेचता था तो सामान के ऊपर अमेरिका 3.3% के आसपास ट्रेड टैरिफ लगाता था कि आप हमारे देश में बेचोगे तो हम इतना परसेंट आपसे टैक्स वसूलेंगे। वहीं औसत रूप से भारत अमेरिकी सामान पर लगभग 17.5% के आसपास टैक्स वसूलता था। यह एक एवरेज हुआ करता था। अमेरिका 3.5% वसूल रहा है, हम 17.5%, मतलब 3.5, 3, 18, इस तरह से वैल्यू चलती रहती थी। ट्रंप को हमेशा से यह रहा कि इंडिया हमसे कई गुना ज्यादा टैरिफ वसूलता है। स्वाभाविक है, 5 टाइम्स ज्यादा दिख ही रहा है, 6 टाइम्स ज्यादा दिख रहा है और मोर प्रोपोर्शनेटली। तो ऐसे में इनको हमेशा से ये वाली बात कि भारत हमसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है। लेकिन ये बात इनको ही कैसे पता चली, और पिछले कार्यकाल में तो पता नहीं थी, ये अचानक कैसे पता चली, इसमें कहानी क्या है, उसके ऊपर भी हम वो ट्रिगर पॉइंट तलाशने का प्रयास करते हैं। खैर, इस बीच में 2024 में एक समय ऐसा भी आया जब चाइना भारत का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बनकर के उभरा था। अमेरिका के लिए हमेशा भारत या तो चाइना के साथ रहेगा या अमेरिका के साथ। ये उसके लिए एक बड़ा ईगो का पॉइंट रहा है कि दुनिया में G2 नाम की 2 पावर हैं, उन 2 पावर्स में से अमेरिका सबसे बड़ी पावर है और सबसे ज्यादा लोग उसी के पक्ष में होने चाहिए। खैर, 2024 के अंदर इलेक्शंस की घोषणा होती है अमेरिका के अंदर। एक तरफ बाइडेन खड़े थे, एक तरफ ट्रंप खड़े थे। बाइडेन भारत के पड़ोस में बड़ी ही अस्थिरता बनाए हुए थे। आपने देखा था जिस तरह बांग्लादेश के हालात पैदा कर दिए थे, इमरान खान को जेल डाल दिया था। हमारे लिए बाइडेन बड़ी बड़ी चुनौती बने हुए थे, क्योंकि हमें यह पता था कि बाइडेन के द्वारा जो पैसा फेंका जाता है, अपनी तरीके से जो तरीके अपनाए जाते हैं सरकारों को पलटने के, अगर वो अमेरिका के पक्ष में नहीं है, तो भारत उन सब चीजों से उलझ रहा था। और ट्रंप को मोदी जी लाइटली ले लिए कि इनके लिए तो पिछली बार चुनाव प्रचार किया ही था। तो सोरोस वाला फैक्टर हमको उस समय ज्यादा बड़ा फैक्टर लगा और ट्रंप साहब को हमने मित्र मान करके छोड़ दिया। कैसे? आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने एक बार हाउडी मोदी करके कार्यक्रम किया था अमेरिका में। ह्यूज सक्सेसफुल कार्यक्रम माना गया था। ट्रंप खुद कहते हैं कि उसमें 80,000 से ज्यादा लोग थे, काफी सक्सेसफुल कार्यक्रम था।
ट्रंप इस बार जब इलेक्शन में खड़े हुए तो उन्हें उम्मीद थी कि मोदी जी जब आएंगे तो उनसे वो मुलाकात करेंगे। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, अगर भारत का कोई नेता विदेश जाता है तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मुलाकात करके वहां लीडर ऑफ अपोजिशन में अगर कोई बैठा है या कोई विपक्ष का बड़ा नेता है तो उससे मुलाकात करता है। तो इस बार क्या हुआ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा हो रही थी, उससे पहले ट्रंप यह अनाउंस कर चुके थे कि मोदी जी जब अगले हफ्ते अमेरिका आएंगे, सितंबर 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 24 में जब वो आएंगे तब मुझसे मुलाकात करेंगे। ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में अपने आप को मोदी का हितैषी बताते हुए पब्लिक में सबके सामने अनाउंस कर दिए कि मैं इतना बड़ा लीडर हूं, कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी का जो लीडर है, आज मैं कुछ नहीं हूं, पूर्व उपराष्ट्रपति ही तो हूं, चुनाव में उतरा हूं, लेकिन जब वो आएंगे तो मुझसे मुलाकात करेंगे। भाई साहब, इनका स्टेटमेंट आता है, भारत को क्वाड समिट में शामिल होने अमेरिका जाना होता है, लेकिन हमारे लिए उन दिनों बाइडेन बड़ी समस्या बने हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री 21 सितंबर को अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं, क्वाड समिट में शामिल होते हैं। ये रहे बाइडेन साहब और इधर में प्रधानमंत्री, दोनों की मुलाकातें होती हैं। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से ट्रंप से बिना मिले ही लौट आते हैं, जबकि ट्रंप से मिलना ट्रंप की उम्मीदों में बहुत ऊपर था। ट्रंप को लग रहा था कि मोदी जी पिछली बार भी मिले थे तो इस बार भी मित्र के नाते मिलेंगे। प्रधानमंत्री जब मिलकर वापस बिना मिले वापस आ जाते हैं तो ट्रंप इसे एक प्रकार से भारत का उस समय रवैया कि वो बाइडेन के पक्ष में ज्यादा है और उनके पक्ष में नहीं है, या फिर कहिए तो भारत ने उस समय अपनी स्ट्रेटजी में एक हल्का सा सुधार करने का प्रयास किया कि वो किसी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं करेंगे। पिछली बार जब थे तब ट्रंप राष्ट्रपति थे, तब हाउडी मोदी हुआ था, लेकिन इस बार वो चुनाव के कैंपेन में थे। तो दूसरे देश का अगर प्रधानमंत्री आकर आपके चुनाव कैंपेन को संबोधित कर दे तो वो चुनाव में प्रभाव डालने वाली बात हो जाती है। कल को आकर के मान लीजिए कि हमारे देश के इलेक्शन में कोई दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के किसी एक नेता के साथ खड़े होकर के चुनाव प्रचार कर दे तो भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा ही भारत ने अमेरिका में नहीं किया, लेकिन ट्रंप ने इसे ईगो से ले लिया। ट्रंप ने जैसे ही इसे ईगो से लिया, तारीखों पर नजर करते चले, 24 सितंबर को प्रधानमंत्री लौटकर वापस आते हैं। ट्रंप मात्र 2 हफ्ते में अपना बयान दे देते हैं और कहते हैं कि भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है और अगर मैं जीत गया तो मैं पूरा पूरा बदला लूंगा, वो टू रेसिप्रोकेट इफ इलेक्टेड। यानी कि बदला लेने की जो बीज है ना, वो यहां से एक दोस्त का इंतजार था कि वो आकर मिलेंगे। ट्रंप ने उन्हें दोस्त के रूप में तो याद रखा, लेकिन यह भी ध्यान रखा कि मैं अगर राष्ट्रपति बन गया, अगर की बात क्यों है, क्योंकि इनके इलेक्शन होते हैं मई नवंबर में जाकर, और जब जनवरी में जाकर के ये लोग राष्ट्रपति का शपथ लेते हैं। अक्टूबर में साहब इन्होंने अनाउंस कर दिया। ट्रंप ने भारत पे तो गेम खेला ही खेला, दुनिया के बाकी देशों को भी एक साथ लपेट दिया कि मैं अगर चुनाव जीत गया तो बेटा सबसे पैसे वसूलूंगा। यह बात जैसे ही बाहर पब्लिक में आई, ट्रंप के पक्ष में यह बात मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह दिखाई दी और ट्रंप इस बात को बोल करके चुनाव जीत जाते हैं। और वो अपने बयानों में यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि अमेरिका के विरोध में जितने भी संगठन बन रहे हैं जैसे ब्रिक्स, अगर वो ये सोचता है कि डॉलर का सब्स्टिट्यूट ले आएगा, मैं बेटा उस पर भी टैरिफ लगाऊंगा। कुल मिलाकर के ट्रंप ने चुनाव में आने से पहले ही धमकाना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी बात पर ट्रिगर था। उसे ये महसूस हो रहा था कि मेरे को ये लोग इग्नोर कर गए। कोई बात नहीं, इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाते हैं। भारत अमेरिका में राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले ही यह मान चुका होता है कि यह व्यक्ति आएगा, कुछ तो करेगा। इसकी चलते हम लोगों ने दिसंबर 2024 में इस बात का रिव्यू करना शुरू कर दिया था कि अगर उसने वाकई में रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए तो क्या होगा। चलिए, लेकिन ट्रंप डायरेक्ट भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाने वाले थे। ऐसा करते तो मामला ज्यादा निजी हो जाता। मेरे इंतकाम का, मेरे प्यार का, मेरे इंतकाम का तो मुकाम देखेगी, कुछ वैसा हो जाता। खैर, फिलहाल के लिए समय बीतता गया, फरवरी आया, जनवरी में शपथ होती है। फरवरी में ट्रंप महोदय मैक्सिको, कनाडा, चाइना पर टैक्स की, टैरिफ की घोषणा कर देते हैं कि मैं इन देशों से इतना टैरिफ लूंगा। अल्टीमेटली इन्हें इंडिया तक पहुंचना था। 3 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पर टैरिफ का अनाउंसमेंट होता है और फिर बारी आती है भारत की कि भारत हमारी मोटरसाइकिल्स पर बहुत टैक्स वसूलता है। भारत पर जैसे ही बयान आते हैं, भारत का
अभी जैसे बजट आया 26 का, ऐसे उस समय 25 का बजट आ रहा था। हमने उस समय तत्काल प्रभाव से हैवी जो इंपोर्ट्स थे, जो ड्यूटी लगती थी, उनको कट कर दिया बिना ट्रंप के टैरिफ को सुने, क्योंकि हम मान गए थे कि ट्रंप जिन चीजों पर हैवी टैरिफ की बात कर रहे हैं, हम उन्हें खुद ही काट देते हैं, क्या पता इससे ट्रंप खुश हो जाएं। भारत ने बजट में से ट्रंप टैरिफ की थ्रेट के चलते हुए इंपोर्ट ड्यूटी जो अमेरिकन बाइक्स पर लगती थी, उसे अचानक कम कर दिया पिछले बजट के अंदर। कोई बात नहीं साहब, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री को अपने दोस्त से मिलने जाना था। ये जो विजिट थी, इस विजिट को लेकर के आज तक मतलब बड़ा असहज महसूस किया जाता है भारतीयों के द्वारा भी और दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं उसके द्वारा भी, कि ट्रंप जिस समय फायर मोड में थे, क्या प्रधानमंत्री को उस समय जाना चाहिए था मुलाकात करने, या फिर पहले पहले मिलकर नहीं आए थे, वो एक गड़बड़ थी। अब कारण खोजने वाली बात है, कनेक्टिंग डॉट वाली बात है। जो भी हुआ, प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने के लिए पहुंचते हैं 12-13 फरवरी को, और ट्रंप लगभग ये समझो कि उस समय का जो अंदर नाक में फुलाए बैठे थे, वो इस समय वो अपना जहर उगल देते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री हवा में ही होंगे, भाई साहब अनाउंस कर देते हैं कि मैं दुनिया के सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा जिन्होंने मुझसे ज्यादा पैसा वसूला है। मतलब प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है, उससे पहले ये अनाउंसमेंट पर लगे हुए हैं। हद तो तब होती है जब प्रधानमंत्री बगल में इनके खड़े होते हैं, उस समय पर ये बयान देते हैं कि इंडिया ने हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूले हैं, हाईएस्ट टैरिफ नेशन है इंडिया, भारत हमसे इतना टैरिफ वसूलता है। इन सारी बातों को प्रधानमंत्री के सामने कहा गया और यह कहा गया कि आप हमसे F-35 खरीदिए। अब देखिए, भारत के लिए अपने आप में चुनौती है कि ट्रंप को इनके मुंह पर, जब ये दुनिया पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं, उस समय खुद पर टैरिफ लगाने से रोकना है, प्लस इनके साथ में F-35 भी नहीं लेना है। भारत ने इस विषय पर कोई बात नहीं बोली, भारत चुप्पी साध गया। प्रधानमंत्री वापस आ जाते हैं, हम अपने स्तर पर बातचीत करना शुरू करते हैं कि कैसे अमेरिका के साथ बढ़िया किया जा सके। लेकिन ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन उस समय हमको धमकाना शुरू करता है कि सुनो, अब जब ट्रंप बोल रहे हैं तो आप लोगों को रूस से अपना डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना बंद करना पड़ेगा। उधर से हमारे ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स शुरू होती हैं। भारत को सारे के सारे जो मतलब जितने भी इनके साथ, रशिया के साथ में जो डील चल रही थी, उसको लेकर के धमकाना शुरू किया जाता है। और भारत इन चीजों में बड़ा ही कीन ऑब्जर्वर होकर चलता है कि ट्रंप कितना दूर तक जाएंगे। मतलब ट्रंप का जो ये गुस्सा है कि भारत पर टैरिफ लगा दें, कितना दूर तक जाएगा। क्या ये वाकई में रूस से हमारा तेल खरीदना रोक देंगे, जैसे बाइडेन ने अलाउ किया हुआ था। भारत इस समय पर हल्के हल्के कुछ करता चला जा रहा था, और वो क्या, भारत हल्के हल्के रूस के प्रति प्यार दिखा रहा था, चाइना के प्रति प्यार दिखा रहा था, चाइना से रिश्ते सुधार रहा था। ऐसी बातें हमने अपने बयानों में भी, जैसे प्रधानमंत्री ने एक पॉडकास्ट के अंदर भी ये बात बोली कि चाइना भारत के लिए कैसा महत्वपूर्ण राज्य, कैसा महत्वपूर्ण देश है। चाइना ने इसको अप्रिशिएट किया, और ट्रंप ये जानते थे कि अगर मैं ज्यादा तार खींच दिया तो ये लोग चाइना के करीब चले जाएंगे। ऐसे में इंडिया यूएस की जो ट्रेड टॉक्स हैं, वो कई लेवल पर चलना शुरू होती हैं कि भाई हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ से कैसे बचें, ट्रंप के साथ बातचीत क्या करें। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उन्होंने अगला महीना बीता, अप्रैल में रेसिप्रोकल टैरिफ पूरी दुनिया पर अनाउंस कर दिए। भारत पर लैंड हुए 26% टैरिफ। कहा कि भारत मुझ पर 52% लगाता है, मैं बदले में इनके ऊपर 26% टैरिफ लगा रहा हूं। ट्रंप ने भारत पर डिस्काउंट करते हुए कि लीजिए, हम भारत के ऊपर 27%, 52% ये हमसे लगाते हैं, और इन्होंने हम पर 27% टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया, और कहा कि भारत तो हमारे ऊपर 70% तक टैरिफ लगाता है कई वस्तुओं पर, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं फिलहाल इन पर आधा टैरिफ लगाता हूं। भारत इन सब चीजों पर अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देता रहा कि सर, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग टैरिफ है, एवरेज करके निकालोगे तो 17% पहुंचेगा, ऐसे तो आप भी 3.5% लगाते हो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। जुलाई 9 में अमेरिका एडिशनल 26% जो इंडिया पर लगे थे उन्हें सस्पेंड करता है कि ठीक है, आगे आने वाले समय पर फिर से आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इस बीच में एक घटना होती है कि जेडी वेंस भारत की यात्रा पर चले आते हैं। मतलब ट्रंप जिस समय रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किए थे वर्ल्ड वाइड, उस समय लगने यह लगा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ तो आ गए, अब हो सकता है कि ट्रंप दुनिया के देशों से बार्गेनिंग करेंगे और उनके साथ ट्रेड डील कर लेंगे। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। जेडी वेंस भारत आए थे, और भारत आने पर उम्मीद की जा रही थी कि उनसे ट्रेड डील की बातें हो जाएंगी। लेकिन उसी समय देश में पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है। जिस समय जेडी वेंस भारत में ही घूम रहे हैं, और उस समय देश में आतंकवादी हमला होता है। आतंकवादी हमला होता है और भारत इसके लिए सीधा सीधा पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देता है।
इधर पाकिस्तान के भी फाइल खोल करके ट्रंप बैठे हुए थे। पाकिस्तान का असल में इमरान खान जो जेल में है, वो इमरान खान ट्रंप के करीबी यानी कि मित्र स्वरूप समझिए, वैसे ट्रीट किए जाते थे। यह माना जा रहा था कि आसिम मुनीर के खिलाफ ट्रंप कोई फैसला लेंगे जैसे ही वो राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। लेकिन इधर जेडी वैंस भारत में है, आतंकी हमला होता है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक बयान आया था कि जेडी वैंस ने होने नहीं दी डील। उसके पीछे का कारण है कि उनकी यह यात्रा लगभग बीच में खराब हो जाती है भारत पाकिस्तान के चलते। ये यहां से खिन्न मन के साथ चले जाते हैं। फिर जो हुआ वो सबके सामने है कि भारत ने इस आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर करके किया। लेकिन ट्रंप यहां पर अपना ट्रंप कार्ड खेल गए। उन्होंने अपने पास जो दबाई हुई फाइल थी पाकिस्तानियों की, जिसमें ट्रंप ये मानते थे कि भाई शहबाज शरीफ जो हैं वो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के लिए, अफगानिस्तान में आतंकवाद के लिए, वो जो भी उनके अंदर पहले से बायसेस थे कि आसिम मुनीर को तो मैं अमेरिका में पैर नहीं रखने दूंगा, वो सारी की सारी बातें ऑपरेशन सिंदूर में शीज फायर के नाम पर जब बातचीत होने वाली थी, बस उस समय भारत ने अमेरिका को क्रेडिट नहीं दिया। इस बात पर तो ट्रंप और चिढ़ गए कि पहले तो तुमने दोस्ती की लाज नहीं रखी, मैंने टैरिफ अनाउंस किए लेकिन बाद में उनको पीछे पोस्टपोन भी किया, तुम उससे नहीं माने। आज मैं बोल रहा हूं मेरे को सीज फायर का क्रेडिट दे दो, वो तुमने नहीं दिया, और ये तक कह दे रहे हो कि किसी ने नहीं किया था ऐसा। इंडिया ने थर्ड पार्टी रिजेक्ट कर दिया कि कोई मीडिएशन नहीं था। बस यहां से ट्रंप को तो अब तक टैरिफ के दम पर था, और अब था प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत के साथ खेलना, कि उनको एक जो स्ट्रांग प्रधानमंत्री सामने खड़ा दिख रहा है, जो ट्रंप के किसी भी बात से नहीं हिल रहा है, जिसके पीछे इतनी जनता है जो इसको इतना पसंद करती है, अब इनको कैसे मैं टार्निश कर सकता हूं, इनकी इमेज को कैसे खराब कर सकता हूं। भाई साहब, इन्होंने पूरी तरह से खेला पलटने की प्रयास कर दिए कि मैंने 90 बार तो ये अनाउंस कर दिए अब तक कि मैंने उनका युद्ध रुकवाया, इतने फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिराए, ये सारे बयान इन लोगों ने पकड़ लिए क्योंकि इन्हें ये समझ में आ रहा था। और ट्रंप बिल्कुल आसिम मुनीर, जिसको रिजेक्ट करने की तैयारी कर रहे थे, सैंक्शन करने की तैयारी कर रहे थे, उनको अपने पास व्हाइट हाउस में बुलवा लिए। मतलब ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में जो रार पनप रहा था, वो खुलेआम दिखना शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। भारत पाकिस्तान के बीच की इस पूरी कहानी को ट्रंप ने बढ़िया से दो बिल्लियों के लड़ने पर बंदर जैसे रोटी लेके भागता है वैसे किया। कुल मिलाकर के ट्रंप को उसके बाद दुनिया में बोलने का मौका मिल गया, और हमारी जो ट्रेड वार्ता है वो पूरी तरह से रुक गई। इस बीच में अमेरिका हमारे साथ में जीएम फसलों को लेकर दबाव बनाने लगा। इस बीच में यूएस की टीम भारत आई है, लेकिन उस टीम के बयान का कोई मतलब भारत में निकलकर नहीं आया। भारत ने F-35 इसी गुस्से में खरीदने से मना कर दिया कि साहब आपका F-35 बेकार है। ट्रंप को यह बात और चुभी, उन्होंने हम पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लाद दिया कि आप रशिया से तेल खरीदते हो, लो मैं आपके ऊपर 25% टैरिफ और लगाता हूं। कुल मिलाकर के इंडिया पर रूसी तेल खरीदने का भी पेनल्टी आ ही गया। अमेरिका ने ये सारे जो प्रयास किए, ये सारे प्रयास एक जिद में कि ये एडिशनल 25% आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आप ना तो मुझे मान रहे हो, ना रूस से तेल खरीदना रोक रहे हो। दुनिया में मैं अनाउंस कर चुका हूं कि तुम एक दिन मान जाओगे, तुम नहीं मानोगे। भारत यहां पर नहीं रुका। भारत के पास पुराने अनुभव काम आए। आपको याद होगा 1998 में जब भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, तब भी हमारे ऊपर लाद कर टैरिफ लगा दिए थे अमेरिका ने। टैरिफ का मतलब सैंक्शंस लगा दिए थे, व्यापार नहीं कर सकते, किसी देश के साथ में आप ट्रेड नहीं कर सकते, तमाम चीजें थी। ऐसी स्थिति में जब भारत के साथ यह स्थिति बनने लगी, भारत ने रुख अख्तियार किया उन देशों का जिनसे ट्रंप चिढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री चाइना की यात्रा पर पहुंच जाते हैं, दोनों की मुलाकात होती है। बस यहीं से कहते हैं कि सारा टर्निंग पॉइंट आया जो आज आप देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा एक्सपेक्टेड नहीं थी, और इस तस्वीर जिसके ऊपर हमने उस समय भी कहा था कि ट्रंप बहुत खिसियाएंगे, और खिसियाई भी थे, इस तस्वीर ने उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया कि भारत कहीं मेरे अत्यधिक खींचने से दूर तो नहीं चला जा रहा है। और यही हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को 17 सितंबर के दिन ट्रंप ने फोन करके बर्थडे विश किया। ये जो बर्थडे विश की कहानी है ना, इस बीच में कहानी रची गई। यहां पर 1 सितंबर देख रहे हैं, यहां पर 17 सितंबर। इन 15 दिनों में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? कहते हैं कि इन 15 दिनों में भारत की तरफ से डोवाल साहब, जो हमारे एनएसए हैं, यह अमेरिका की यात्रा पर गए। जो ब्लूमबर्ग का दावा है, जो अब आया है, उस दावे में कहा गया है कि भारत की तरफ से डोवाल साहब अमेरिका गए थे, वहां जाकर के मार्को रूबियो से मुलाकात की थी, और यह संदेश दिया था कि अगर आप ऐसे ही खींचते चले जाएंगे तो हम भी खींचते चले जाएंगे। हमारे पास अनुभव बड़े हैं, हमारे पास पुराने अनुभव हैं,
अमेरिकी प्रतिबंधों के, हमने लंबा समय जिया है अमेरिका के खिलाफ। अगर आप ऐसे ही करते रहे, भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर डेड इकोनॉमी की तरह ट्रीटमेंट देते रहे, आप ये सारी चीजें करने का प्रयास किए, तो फिर भारत भी दूर होता चला जाएगा। अगर अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड संबंध सुधारे जाएं, तो ट्रंप से कहिए कि वो भारत के खिलाफ बयान देने बंद करें। कहते हैं कि तब से लेकर साल के अंत तक ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से 4 बार टेलीफोनिक वार्ता की और उसकी शुरुआत असल में 17 तारीख बर्थडे यानी हैप्पी बर्थडे से हुई थी। कहते हैं कि यह काम ब्लूमबर्ग में जो आया है कि डोभाल साहब, जिसकी यात्रा के बारे में डिटेल कहीं बाहर नहीं आया, ब्लूमबर्ग ने जानकार सूत्रों से यह वाली बात बाहर निकाल कर दी है। भारत यहां पर नहीं रुका। भारत इस बीच में ट्रंप के अपने ही किए प्रयासों में फंसते हुए उन्हें देखकर यूरोपियन यूनियन के साथ लंबे समय से अवेटेड ट्रेड डील को फाइनल कर दिया। इधर की तरफ दोनों देश अपने अपने स्तर पर अपनी बातें रखते गए। भारत अपनी तरफ से टैरिफ से निपटने की तैयारी इनकी मदद से या फिर तमाम प्रकार के सरकारी प्रयासों से करता रहा। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो 4 फरवरी को प्रकाशित हुई, जिसमें यह है कि ट्रंप से मिलने के लिए डोभाल साहब गए थे, जिन्होंने ये सारी बातें रखी थी, और ट्रंप को कहा गया था कि वो भारत के खिलाफ कोई बयान ना दे और मदद करे। अमेरिका भारत को विकसित राष्ट्र बनने में 2047 तक का लक्ष्य है। भारत अमेरिका की तरफ देखता है, लेकिन ये रिश्ते सुधार कर होगा, खराब कर कर नहीं होगा। ट्रंप के खुद के लोग भी टैरिफ से परेशान थे। ऐसे में भारत की तरफ से कोई संदेश वहां पहुंचा, इसने बर्फ जो जमी थी उसे पिघलाने का काम किया। इसी बीच में ट्रंप भारत के लिए एक अपना राजदूत नियुक्त कर देते हैं। भारत के अंदर अमेरिकी राजदूत पहुंचते हैं जिनका नाम सरगई गोर है, और भारत में जब उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री से होती है, तो उस समय पर दोनों के बीच में यह तय होता है कि हम कैसे ट्रेड डील को आगे ला सकते हैं। सरगई गोर दिसंबर के अंदर भारत आ चुके थे और वो लगातार भारत के नेताओं से, भारत के मुखियाओं से, सभी राजनेताओं के जो राजनीतिक प्रमुख हैं उनसे, मंत्रालयों से मुलाकात में लगे हैं। सरगई गोर ट्रंप के काफी करीबी हैं और उनके द्वारा यह बातचीत वहां पर पहुंचाई गई और एक रास्ता बना कि इनके बीच में ट्रेड डील हो जाए, जो लंबे समय से चली आ रही थी, एक्सपेक्टेड थी। रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस होने के बाद से, यानी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर ना हुआ होता तो उससे पहले ट्रेड डील हो गई होती, लेकिन ये जो दूरियां बढ़ती जा रही थी, जो नहीं होनी थी, वो अब जाकर के हो गई। दिसंबर के अंदर जब राजदूत भारत आए, उसके बाद ये खेल हुआ। लेकिन हमारे देश में एक और कहानी आ गई, और वो कहानी थी एप्स्टाइन फाइल की, जो लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा हाल ही में संसद के बाहर बताई गई कि प्रधानमंत्री इस फाइल में अपने नाम आने से डर गए हैं। क्या है ये फाइल, मैं अपने कई सेशंस में आपको बता चुका हूं। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ऐसा कहकर राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि इतने समय से जो ट्रेड डील नहीं हो रही थी, ये लास्ट मोमेंट पर इसलिए हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री का इसमें नाम आ गया। देखिए, मैं इस पर और डिटेलिंग में आपको चलकर चर्चाएं करूंगा, लेकिन चूंकि हमारे देश की जनता नहीं पता कितना जानती है, लेकिन आप और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम इन विषयों पर डिस्कशन किया है। एप्स्टाइन फाइल अमेरिका का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे ना, तब से यह मुद्दा है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि एप्स्टाइन पिछले कार्यकाल में मरा था। ट्रंप का दोस्त था, ट्रंप के कार्यकाल में उसकी मौत हुई थी, ट्रंप पर आरोप था कि मरवा दिया। वो ट्रंप जो पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक खुद, क्योंकि बार बार उसको एलॉन मस्क धमका रहा था कि फाइल खुलेगी तो सरकार तुम्हारी गिर जाएगी, वो एप्स्टाइन फाइल अगर प्रधानमंत्री मोदी का नाम वहां रहा होता, तो उस फाइल पर जब से चर्चाएं शुरू हुई होती ना, भारत इतना ज्यादा रिजिड होकर के ट्रेड में फंसता ही नहीं, इतना ज्यादा टेंट्रम करता ही नहीं, अब तक ना जाने कब का ट्रेड डील कर चुका होता। भारत इतने लंबे समय से, अब आपको मैं लंबे समय की जानकारी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि 2024 के चुनावी वादे में ट्रंप ये बोल चुके थे, जैसे ये बोल चुके थे कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, ऐसे बोल चुके थे कि मैं एप्स्टाइन फाइल खोलूंगा। और प्रधानमंत्री इस बात को बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्योंकि उनके जानकार ये भी तो बताएंगे ना, सर आपका नाम वहां हो सकता है, क्योंकि आपके जानकारी में था वो व्यक्ति। ऐसे में अगर ये बात उनको प्रभाव में डाल रही होती, तो ये खेला बहुत पहले हो गया होता, क्योंकि एफबीआई की रिपोर्ट सीधा ट्रंप के पास होती कि साहब ऐसे ऐसे इस मुद्दे पर आप बात करिए, ब्लैकमेल कर लीजिए। एनीवे, अगर ये कॉम्प्रोमाइज की ही बात है तो इसको एक और तरीके से देखते हैं। आज से 2 दिन पहले मैंने आपको ये वाली जानकारी दी थी कि एप्स्टाइन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी का नाम किस कंटेक्स्ट में आया है। उसमें आया है कि ये इजराइल की जब यात्रा पर गए थे, तो इजराइल की यात्रा में नाचे गाए थे ट्रंप की खुशी के लिए। यस, प्रधानमंत्री मोदी 70 साल बाद कोई देश का प्रधानमंत्री इजराइल गया था, लेकिन इसमें ट्रंप का कोई रिलेशन या अमेरिका का कोई रिलेशन या एप्स्टाइन का कोई रिलेशन नजर नहीं आया।
एक बात जो निकल कर आई वो थी कि एक पत्रकार के साथ में प्रधानमंत्री की बातचीत करवाने वाली बात, जो कि ट्रंप के मित्र हैं, वो भी वाया अनिल अंबानी कराने की बात निकलकर उसके मैसेज में आई कि प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत कराने की बात हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर भी है, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आप और हमने मल्टीपल टाइम एक विषय पर चर्चा की कि पाकिस्तान ट्रंप के इतना करीबी कैसे हो गया। तब हमने आपको बताया कि अमेरिका में खुलेआम एक काम चलता है और वो काम है लाइजनिंग का। वहां पर जैसे हमारे यहां दलाल होना शब्द गंदा माना जाता है, अमेरिका में लाइजनर होना इज्जत की बात मानी जाती है। लॉबिस्ट कहा जाता है उन्हें, लॉबी करने वाला कहा जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति खुलेआम बोलते हैं कि ये मेरा परिवार का सदस्य है, ये मेरा मित्र है, इनसे काम कराइए। जैसे गाजा का युद्ध रुकवाने की बात हो, रशिया यूक्रेन की बात हो, ये सारी बातें वहां पर दलाल लोग करते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान ने अपने लिए दलाल नियुक्त किया था। एप्स्टाइन जो कि सबसे पावरफुल लोगों के संपर्क में था, और वो ये चाहता ही था कि उसे लोग दलाल के रूप में ही माने, क्योंकि उसका सब राष्ट्रपतियों के साथ में संबंध है। पार्टी चाहे जो भी हो, वो सबके काम बनाता है। तो अमेरिका के अंदर तो जब तक वो गुनहगार नहीं था तब तक वो दलाल ही था। और लगभग उसके तो फाइल खुल के आने तो ना जाने कितने लोगों के नाम आने चाहिए जो उसके साथ दलाली करवाते थे या फिर लॉबिंग करवाते थे। खैर, फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में जो भी संबंध रहे, ये संबंध सवाल के घेरे में इसलिए नहीं आते क्योंकि अगर आप गहराई से देखें तो 1 महीने पहले एप्स्टाइन फाइल खुल गई थी। उस समय भी ट्रंप के साथ ट्रेड वार्ता चल रही थी। एप्स्टाइन फाइल में नहीं पता था क्या दिखेगा, लेकिन ट्रेड डील तब भी नहीं हुई थी। और पीछे चलते हैं, कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने दिसंबर में एक बयान दे दिया था कि देश की सरकार पलट जाएगी जिस दिन एप्स्टाइन फाइल खुलेगी। प्रधानमंत्री को हरदीप सिंह पुरी जी के नाम के बारे में इन्होंने जानकारी दी कि सर ऐसा ऐसा नाम मिल सकता है। फिर से वही बात, जब इस फाइल में इतना कुछ मिल सकता है और आपको पता है कि मेरी फाइल में मेरा नाम आ जाएगा, भाई साहब नेगोशिएशन बहुत पहले ही हो गए होते। तुम्हारा नाम है, अरे भाई रिश्वत किस बात की ली जाती है? नाम दबाने की कि नाम उजागर करने की? उजागर होने के बाद तो कुछ होता नहीं है। तो एप्स्टाइन फाइल में जब सब कुछ ही उजागर होकर आ गया तो उसके बाद में यहां पर ट्रेड डील 2 महीने पहले भी हो सकती थी। अब कुछ जानकारी लोगों के दिमाग में आएगी, वो कहेंगे सर सारे डॉक्यूमेंट क्या पता अभी भी बाहर ना आए हो सकता है कुछ ऐसा छुपा हुआ डॉक्यूमेंट अभी भी हो जो कि प्रधानमंत्री को पता हो, इसलिए वो ट्रेड डील के लिए मान गए हो। बस यहां पर मेरा इतना सतर्क है, आप इसको जहां पर डाल सकें आप यूज करिए कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक ट्रंप के बारे में यह तो जान चुके हैं कि यह मुंहफट आदमी है, कुछ भी बोल सकता है, कहीं पर भी कुछ भी रख सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप कोई सी भी बात डील के बाद भी बोल सकते हैं। जब यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके उन पर 10% टैरिफ 8 देशों पर लगा सकते हैं, तो भारत के साथ ट्रेड डील हुई है इसका मतलब ये सब अच्छा हो गया, ये नहीं है। वो बाद में फिर से लगा सकता है, वो तो वो व्यक्ति है। वो सब कुछ अच्छा होते हुए भी मैक्रोन के साथ दोस्त होकर के भी उसका ट्वीट सबके सामने, सबका पर्सनल मैसेज सबके सामने रख सकते हैं। तो ट्रंप पर तो भारत का कोई नेता बिलीव नहीं करता, ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं। मेरा केवल तर्क यहां पर यही बनता है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से भारत की सरकार उसके साथ ट्रेड डील पर मान गई हो, ये थोड़ा हजम कम होता है। लेकिन हो सकता है साहब हमारे विपक्ष के नेता के पास कोई ऐसी सबूत हो, ऐसी कोई जानकारी हो जो वो देश के सामने रखना चाहते हो सकता है उनके पास ऐसी कोई जानकारी हो कि प्रधानमंत्री की ये अंतरंग तस्वीरें हैं जो बाहर आ चुकी हैं, सबको देखनी चाहिए, तो फिर वो विषय निश्चित ही चर्चा का रहेगा। रही बात रूस से तेल खरीदने की, रूस से तेल खरीदने के मामले में रूस का कहना यह है कि भारत के पास सारे विकल्प खुले हैं। हमको अब तक तो नजर नहीं आता कि भारत ने हमसे कोई दूरी बनाई हो, लेकिन खुले हैं। भारत जिससे चाहे तेल खरीदे, जिससे चाहे मतलब तेल खरीदे, हमको उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मास्को अच्छी तरह से जानता है कि भारत के लिए हम एकमात्र तेल सप्लायर नहीं है, बहुत सारे तेल सप्लायर। इससे यह पता चलता है कि भारत अगर रूस से कल तेल खरीदना बंद भी करता है तो उससे भारत और रूस के संबंध खराब नहीं होंगे। रही बात एग्रीकल्चर को लेकर के जो बयान दिया जा रहा है, वैसे 4 दिन बाद इसका डिटेल डॉक्यूमेंट आने वाला है कि कौन से सेक्टर पर क्या डील हुई है। लेकिन हां, एग्रीकल्चर के विषय में कहा गया है भारत के पीयूष गोयल जी द्वारा, जो वाणिज्य मंत्री है उनके द्वारा, कि हमने सेंसिटिव सेक्टर जो एग्रीकल्चर का है, डेयरी का है, इसको पूरी तरह से बाहर रखा है यूएस की ट्रेड डील से। इसमें किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है। अब ये सारी बातें तो बाहर आ गई, लेकिन अल्टीमेटली नेशन वांट्स टू नो, देश को जानना है और जानना चाहिए। डिटेल डॉक्यूमेंट 4 दिन में बाहर आएगा तो पता चल जाएगा कि डेयरी में क्या परमिशन दी गई है, क्रॉप्स को या फसल को लेकर क्या परमिशन दी गई है। और रही बात एप्स्टीन फाइल की, तो इंतजार क्यों करना, जब इतना खुल के बाहर आ गया है तो थोड़ा सा 8-10 दिन में कुछ और भी बाहर आ जाएगा, वो भी देख ही लिया जाएगा। लेकिन हां, देश लंबे समय से नेगोशिएशन में था, ट्रंप के साथ लंबे समय से वार्ता चल रही थी, ये सबको पता है। यही बिहाइंड द सीन है जो आपके साथ में साझा करना था। बाकी आप लोगों को कुछ लगता है
है तो जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक हमारा ध्येय वाक्य है, जैसे अक्सर हम बोला करते थे साल 2 साल पहले, आजकल अंकित इंस्पायर इंडिया पर नहीं बोलते, फिर से हम इसको शुरू कर रहे हैं, और वो ये कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। ये 8-10 साल पुराने समय से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। अंकित इंस्पायर इंडिया पर रेयर यूज हुआ है ये, तो आज से हम इसको फिर से दोहराना शुरू कर रहे हैं। बाकी हमारे चैनल पर आप अगर चाहें तो एप्लीकेशंस के माध्यम से पुस्तकें परचेज कर सकते हैं, कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अपनी पाठशाला और बातें बाजार की एप्लीकेशन से उन्हें जरूर जाकर चेक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।